नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हम लोग का ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। लेकिन ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आता है फीडबैक का। वो फीडबैक का कंसेप्ट आप लोग देख लें कि फीडबैक क्या होता है, क्योंकि फीडबैक का कंसेप्ट इसमें यूज होगा। सो लिखिए फीडबैक। फीडबैक क्या प्रोसेस है। मान लीजिए ये है ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर है मान लो, या कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्योंकि हम बेसिकली फीडबैक स्टडी कर रहे हैं। और इधर से हम लोगों ने दी इनपुट, दो वायर्स दे दी, ये इनपुट आ गई, ए बी के थ्रू इनपुट दी गई, और इस पॉइंट पर हमें मिलेगी आउटपुट। तो फीडबैक क्या प्रोसेस होता है। फीडबैक एक ऐसा प्रोसेस होता है, आउटपुट का कुछ पार्ट फिर से इनपुट पर देना। फीडबैक तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से आउटपुट से इधर लगाएंगे फीडबैक सर्किट, फीडबैक सर्किट इस तरह से, और इधर से ये, और इधर से इस तरह से आप लोगों ने एक और आउटपुट उठाई और वो जाकर फिर इनपुट पे देगी, इनपुट के सर्किट पर उसको ऐड करें। ये जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस, गिविंग पार्ट ऑफ आउटपुट टू इनपुट ऑफ सर्किट is known as feedback. Giving part of output to input of circuit is known as feedback. सुन लो जी, सुन लो, ठीक है। गिविंग पार्ट ऑफ आउटपुट टू इनपुट ऑफ सर्किट इज नोन एज फीडबैक। तो आउटपुट का कुछ पार्ट हम लोगों ने इनपुट पर देना, इसको बोलते हैं फीडबैक। अब फीडबैक अगर आप लोगों ने इस तरह से सुना होगा, जैसे मान लो कोई पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो उसमें ये स्टूडेंट्स का फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक दिया मतलब तुम लोगों की परफॉर्मेंस बताई जाती है, तो वही इधर किया जा रहा है। इधर भी क्या है, फीडबैक का मतलब क्या, जो परफॉर्मेंस हो रही है, विच मीन जो आउटपुट मिल रही है उसको फिर से इनपुट की फॉर्म में दिया जा रहा है, ठीक है। अब ये फीडबैक ना दो तरह की होती है, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। फीडबैक की जो टाइप्स हैं वो दो तरह की हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, और जो सेकंड टाइप आती है दैट इज नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। देखिए पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है कि अगर इधर से जो आउटपुट का जो पार्ट इनपुट पर दिया गया और इसके रिजल्ट की कंपैरिजन में फिर जो नई आउटपुट मिलेगी उसका अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा मिले तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। सो पॉजिटिव फीडबैक क्या होती है, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट increases due to feedback, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है आउटपुट का तो हम लोग बोलते हैं ये पॉजिटिव फीडबैक है, और इफ एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाता है, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट decreases then it is known as negative feedback, ठीक है। टर्म्स क्लियर हो रही है, पॉजिटिव फीडबैक क्या है, नेगेटिव फीडबैक क्या है, और फीडबैक क्या है। सिंपल में बोले फीडबैक है आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट को देना, दो तरह कैरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक अगर आउटपुट का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाए तो पॉजिटिव है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक अगर फीडबैक की वजह से आउटपुट का एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाए तो नेगेटिव फीडबैक आता है। ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर में फीडबैक का यूज होता है, इसलिए हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि मेन टॉपिक जो आएगा
वो है ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। ठीक है, ये एक्स्ट्रा टॉपिक था, इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, ट्रांजिस्टर को जब ऑसिलेटर की फॉर्म में यूज किया जाएगा तो उसमें फीडबैक की जाती है, इसलिए आपको बताया गया। तो ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, सबसे पहले ऑसिलेटर क्या होता है, जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करे। ठीक है, जो डीसी को एसी की फॉर्म में कन्वर्ट करे उसको बोलते हैं ऑसिलेटर। तो ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, ऑसिलेटर हम लोग पढ़ भी चुके हैं, एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेटर्स। ठीक है, तो ऑसिलेटर क्या है, ऑसिलेटर इज अ डिवाइस, ये ऑसिलेटर जो होता है इट इज अ डिवाइस, इट इज डिवाइस which convert DC into AC। ठीक है, पर हम लोग ट्रांजिस्टर को एज अ ऑसिलेटर यूज करेंगे तो उसके लिए जो सर्किट लिया जाएगा, फिर से कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया जा रहा है। कल भी हम लोगों ने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन अंडरस्टैंड की थी, किस तरह से यूज हो रही है। तो आप लोग देख लें, ये आ गया मेरा ट्रांजिस्टर। ठीक है, और इमीटर कॉमन है इसका इस तरह से, और ट्रांजिस्टर जो यूज किया जा रहा है दैट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया जा रहा है। सो अगर एनपीएन हुआ तो ये एन आया, ये पी आया, ये एन आया, सो पी से एन की तरफ ये, और इधर से आपको पता लग रहा है आई ई आएगा इमीटर। और इधर जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है सर्किट पर, एक टैंक सर्किट का यूज किया जाता है। टैंक सर्किट, अगर आप लोगों को एलसी ऑसिलेशन याद होगी तो टैंक सर्किट आप लोगों को पता होगा। टैंक सर्किट हम लोग बोलते हैं एलसी सर्किट को। ठीक है, दैट इज इंडक्टर कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर, कैपेसिटर प्लेस्ड और यूज्ड पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, उस सर्किट को बोलते हैं हम लोग टैंक सर्किट। तो इधर एक टैंक सर्किट का यूज करते हैं हम लोग। उसमें क्या किया जाता है, एक आप लोगों का कैपेसिटर लिया जाता है, वेरिएबल कैपेसिटर है, और उस कैपेसिटर के बिल्कुल जो सामने होगा पैरेलल में एक इंडक्टर का यूज किया जाता है। कैपेसिटर और इंडक्टर आप लोगों ने एसी सर्किट में ये बातें पढ़ी हैं, कैपेसिटर है, इंडक्टर है। और इस पॉइंट पर आप लोगों को पता है इधर इसकी अर्थिंग की गई थी, कल भी किया हम लोगों ने, और इधर से एक बैटरी का यूज किया जाएगा और एक स्विच यूज किया जाएगा। तो ये मेरा स्विच आ गया एस, जिसको मैं ओपन रख रहा हूं अभी, और इस पॉइंट पर एक बैटरी का यूज होगा। ठीक है, ये आप लोगों का इमीटर है, इधर से बेस करंट आई भी आएगा इस तरफ, और इधर करंट आएगा आईसी, और आईसी करंट इधर से फ्लो करेगा। और आप लोगों को पता है इमीटर कलेक्टर जंक्शन जो होती है दैट इज रिवर्स बाइस होती है। ठीक है, इधर जो मेन बातें मैं लिख देता हूं, इमीटर कलेक्टर जंक्शन जो होगी, जंक्शन विल बी रिवर्स बाइस्ड, will be reversed biased। ये आपको मैंने बातें बताई हैं। अगर रिवर्स बाइस है, किस तरह से पता करना है, कलेक्टर को देखना पड़ेगा। कलेक्टर जो है वो एन टाइप का है, रिवर्स बाइसिंग के लिए इधर पॉजिटिव लगेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। छोटी सी बात है, माइंड में रखना ही। रिवर्स बाइसिंग कलेक्टर के रिस्पेक्ट में लेनी है, तो कलेक्टर एन टाइप है तो पॉजिटिव इधर से स्टार्ट करना, और इस बैटरी का नाम मैं VCC कर देता हूं। अब थोड़ी सी एक बात नई आने वाली है, इमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड वाइज होगा। ये जो इमीटर बेस्ड जंक्शन होगा ये हमेशा फॉरवर्ड वाइज होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड वाइज, फॉरवर्ड वाइज होता है। अगर ये फॉरवर्ड वाइज होगा तो फिर आपको देखना पड़ेगा, इसका सर्किट थोड़ा अलग सा आने वाला है, वो आप लोग देखना। ये थोड़ा सर्किट इस तरह से जाता है ऊपर, फिर इधर से ये, और इधर एक और इंडक्टर का यूज किया जाता है इस तरह से। ठीक है, और ये वायरिंग इधर से वापस आ गई इस तरह से,
और इधर बैटरी का यूज होगा। ठीक है, इधर बैटरी लगेगी, जो इमीटर है बेस है फॉरवर्ड बाय जाएगा, तो बेस आपका पी टाइप का है तो इधर पॉजिटिव लगेगा, पी के साथ पॉजिटिव कनेक्शन होगा और ये एन के साथ नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव आ गया ये। और इस बैटरी का नाम होता है बी, ये आपको पता है फॉरवर्ड बायस। तो ये हम लोगों का सर्किट बनेगा। इस सर्किट पर इस पॉइंट पर एक इस तरह से, और ये जो है ये दोनों चीजें ये इंडक्टिवली कपल्ड होते हैं, इधर लिखना ये इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिवली कपलिंग हो गई, इंडक्टिवली कपल्ड हुए। इंडक्टिवली कपल्ड टर्म क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूं, और इस पॉइंट पर इस तरह से आउटपुट के लिए बनेगा। ठीक है, तो एक टर्म वाली आ रही है इंडक्टिवली कपल्ड। तो इंडक्टिवली कपलिंग का मतलब क्या होता है, जितना फ्लक्स इस पर आएगा उतना इस पे आएगा, या आप लोग इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये जो होगी बिल्कुल इसके सामने होगा, इस तरह से जैसे ट्रांसफार्मर के केस में होता है वैसे ये सामने होगा। इंडक्टिवली कपल्ड है जिसका मतलब ये आप लोग ले लें कि जितना इधर फ्लक्स पैदा होगा उतना ही इधर पैदा होगा। ठीक है, इस तरह। अब ये तो आ गया, इसका सारा सर्किट आया है इस टाइम। ठीक है, अब इसकी अगर बात देखें तो वो आएगी वर्किंग। तो वर्किंग जो है, मैं सारी थ्योरी बोलूंगा ही, आप लोग जो भी बुक रीड करेंगे उससे अच्छे से पढ़ना। ठीक है, समझ आएगी, फिर आप लोग उधर से वर्डिंग भी अंडरस्टैंड करना। तो जो वर्किंग है, वर्किंग पर सबसे पहले क्या होता है, ये जो स्विच है एस, ये ओपन है, स्टार्टिंग में स्विच ओपन है एस, तो अगर सर्किट ओपन हुआ तो देयर विल बी नो करंट। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग जो आ रही है वो आप लोग देखें, एस जो है वो ओपन है, एस का मतलब आप लोग समझ जाए स्विच ओपन। अगर स्विच ओपन है तो आईसी की वैल्यू आपको पता है 0, कोई करंट सर्किट में कोई करंट ही नहीं होगा। अगर करंट नहीं होगा तो जो ईएमएफ पैदा हो रही होगी इस इंडक्टर के ऊपर वो 0 होगी। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, एस को फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में एस को किया जाता है क्लोज। जैसे ही एस को क्लोज किया जाता है वर्किंग मेनली स्टार्ट हो जाती है। जैसे इस स्विच को किया जाएगा क्लोज इस पॉइंट पर, तो क्या होगा, ये सर्किट पर करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट के फ्लो होने का स्टार्ट होने का मतलब है कि इमीटर करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इमीटर करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा तो आईसी भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात में अच्छे से सुनना, अगर आईसी चला, दैट इज कलेक्टर करंट अगर चल पड़ा इस सर्किट पर, तो ये जो इंडक्टर है इससे ये फ्लो करना स्टार्ट करेगा। और इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट को अपोज करता है फ्लो करने से, मतलब उसकी पीक वैल्यू को अचीव करने से उसको वो रोक रहा होता है, जिसको हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी स्टडी की होती है, उस पर ये पढ़ा है, अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूस इट। तो होता क्या है, ये जो आईसी करंट जब इधर से जाना चाहेगा इस इंडक्टर के थ्रू, तो ये इंडक्टर उसको इंक्रीज होने पर रुकावट देगा। अगर ये रुकावट देगा तो इसका मतलब ये हुआ, रुकावट देने का मतलब ये भी हुआ कि वो फिक्स्ड वैल्यू नहीं आएगी, वो कुछ चेंजिंग वैल्यू आएगी इंडक्टर से। और अगर इंडक्टर से कोई चेंजिंग वैल्यू आएगी तो इस इंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होंगी, क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना। अगर इस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होती हैं तो ये इस इंडक्टर के साथ, एल डैश इंडक्टर के साथ इंडक्टिवली कपल्ड है। और इस करके फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग आप लोगों ने पढ़ा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, ये रिजल्ट पढ़ा है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। सो जैसे इधर से आईसी चला तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा हुई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा हुई तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा हुई। और अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा हुई तो एल डैश पर जो इंडक्टिवली कपल्ड है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ E is equal to n d phi by dt, अगर फ्लक्स चेंज किया, दिस d phi by dt मींस फ्लक्स चेंज किया तो EMF पैदा होगा। अगर EMF पैदा होती है इस पॉइंट पर तो इधर बैटरी भी है, बातें इंपॉर्टेंट आने वाली है, इधर बैटरी भी है
और ईएमएफ इधर से और एक्स्ट्रा मिली तो फॉरवर्ड वाइज इंक्रीज कर गया। इंपॉर्टेंट बात आ रही है, फॉरवर्ड वाइज इंक्रीज कर गया। अगर फॉरवर्ड वाइज इंक्रीज कर गया तो आईसी भी इंक्रीज करेगा। फॉरवर्ड वाइज इंक्रीज का मतलब आई इंक्रीज करना, और आई इंक्रीज करने का मतलब आईसी इंक्रीज करना। एक बार फिर से फास्ट से मैं रिपीट कर रहा हूं, सारा सुनना। जैसे एस को क्लोज किया, आईसी चला, आईसी चलने का मतलब है इंडक्टर के पास एल डैश के साथ इंडक्टिवली कपल्ड है, तो इस वजह से इधर ईएमएफ पैदा हुई। ईएमएफ पैदा हुई तो फॉरवर्ड वाइज बढ़ा, फॉरवर्ड वाइज बढ़ा तो आई इंक्रीज कर गया। अगर आई इंक्रीज किया तो आईसी इंक्रीज हुआ। अगर आईसी इंक्रीज हुआ तो इधर और ज्यादा फ्लक्स पैदा होगा। अगर और ज्यादा फ्लक्स पैदा हुआ तो इधर इंडक्टिवली कपल्ड है, और ज्यादा ईएमएफ आएगी। ये जो चीज है देखो, आउटपुट का कुछ पार्ट, ये आउटपुट मिल रही है, आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट पर दिया जा रहा है। मीटर बेस्ड जंक्शन इज इनपुट, तो ये इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फीडबैक दी जा रही है। आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट पे दिया जा रहा है। तो क्या हुआ, जैसे आईसी और ज्यादा इंक्रीज किया, इधर ईएमएफ और इंक्रीज हुई, और ईएमएफ और इंक्रीज हुई तो फॉरवर्ड वाइज और बढ़ा। समझ आ रही है क्या हो रहा है? आउटपुट का जब पार्ट इनपुट पे दिया जा रहा है तो फॉरवर्ड वाइज और बढ़ रही है और आईसी और बढ़ेगी। लेकिन ये आईसी कितने तक बढ़ेगी, इस आईसी की एक पर्टिकुलर पीक वैल्यू आ जाएगी। उस पीक वैल्यू को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट, अब इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। सैचुरेशन पॉइंट, जो आउटपुट आपको मिल रही होती है ना, वो कुछ इस तरह से मिल रही होती है। इधर से बढ़ना स्टार्ट होता है करंट, इस तरह से बढ़ रहा होता है, फिर अपनी ये पीक वैल्यू ले लेता है। ठीक है, ये जो पीक वैल्यू इसने ले ली, इसको बोला जाता है सैचुरेशन पॉइंट। ये आता है सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट, राइट। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब है कि आईसी ने अपनी पीक वैल्यू ले ली है। अब जब ये पीक वैल्यू ले लेगा, इंपॉर्टेंट बात आ रही है, बेसिक कंसेप्ट आपको पता होगा तो समझ पाओगे। अगर इसने पीक वैल्यू ले ली तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ईएमएफ बना रहा है वो चेंजिंग नहीं होगी, कांस्टेंट होगी। अगर वो कांस्टेंट है तो इधर फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर ईएमएफ करंट की वैल्यू पीक चली गई, सैचुरेटेड आ गई, कांस्टेंट वैल्यू आई, कांस्टेंट वैल्यू आई तो फ्लक्स का चेंज जीरो, d∅dt जीरो, तो ईएमएफ इधर जीरो हो जाएगी। अगर ईएमएफ जीरो हो जाएगी तो फॉरवर्ड वाइज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर फॉरवर्ड वाइज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये वैल्यू इधर से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है इधर से, और फिर ये चली जाती है अपनी मिनिमम वैल्यू, और उस मिनिमम वैल्यू को बोलते हैं कट ऑफ वैल्यू। कट ऑफ पॉइंट बोल सकते हैं, उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ पॉइंट। तो ये प्रोसेस ना फिर रिपीट होता रहता है। क्या प्रोसेस रिपीट होता है? स्टार्ट होता है फिर से। अगर कट ऑफ पॉइंट की बात करें तो क्या हो रहा है, इधर आउटपुट से जो फीडबैक मिल रही थी वो बंद हो चुकी है, और अगर वो बंद हो चुकी है तो आईसी की वैल्यू फिर से जीरो चली जा रही है। तो कट ऑफ पॉइंट का मतलब वही होता है कि इनिशियल स्टेट पे फिर से पहुंच जाना। इधर से स्टार्ट हो रहा है सर्किट, पीक वैल्यू पे जा रहा है, उसके बाद फिर से जीरो पे जाएगा, फिर यही प्रोसेस रिपीट होगा, इधर से फिर से पीक पे जाएगा और फिर से ये जीरो पे आएगा। और इस तरह से आप लोगों को ये आउटपुट मिलेगी। और आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी आती है वो होती है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एलसी आती है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट, दैट इज 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एलसी। और ये जो आउटपुट मिल रही है इसी को बोलते हैं ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। और ये सारा इंपॉर्टेंट भी है, इसकी वर्किंग एक बार बनाओ और अंडरस्टैंड करो। पर्टिकुलर जो भी आप